नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जनजातीय समुदाय हमारे समाज का वो हिस्सा रहा है जिसने हमेशा हमारे समाज को एक दिशा दी है। पर्यावरण के साथ रहते हुए, उसके संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण का संरक्षण तो हम इनसे सीख ही सकते हैं। साथ ही अपनी परंपराओं को सहेजे आधुनिकता को जीवन का हिस्सा बनाने में भी वनवासी समुदाय पीछे नहीं रहा है। ऐसे में कोशिशें इस बात की रही हैं कि कैसे जनजातीय समुदाय तेजी से समय के साथ ताल मिलाए और मुख्य धारा का हिस्सा बने, जहां शिक्षा हो, बुनियादी सुविधाएं हों और जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार हो, जो उनके जीवन को समग्र विकास की दिशा में आगे ले जाए। और इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। आदिवासी और वनवासियों को वन अधिकार देने और उनकी आजीविका के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मकसद साल 2006 में बने वन अधिकार कानून को प्रभावी रूप से लागू करने को, इस काम को गति देना है। देखिए रिपोर्ट। वन अधिकार कानून 2006 में बनने के बावजूद इस कानून का प्रभावी लाभ आदिवासियों और वनवासियों तक नहीं पहुंच पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह कानून को लागू करने के लिए राज्यों और संबंधित विभागों के बीच काम की एकरूपता और सामंजस्य का अभाव रहा। इस मकसद से केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें यह तय किया गया है कि आदिवासियों और वनवासियों के जंगल की भूमि पर अधिकार और आजीविका से जुड़े मामलों का एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए जिसमें ग्राम सभा की भूमिका अहम हो। यह कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उसके संरक्षण का, संवर्धन का, जीव वैविधता बढ़ाने का और आजीविका बढ़ाने का, ये चारों काम करने में केवल अधिकारियों की भूमिका नहीं है, वहां की ग्राम सभा की भूमिका भी है। इसलिए फॉरेस्ट का एरिया प्लानिंग भी हो, ग्राम सभा की राय ले। संयुक्त पत्र में आदिवासियों की आजीविका के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं, जिसमें नई कृषि तकनीकों का प्रयोग, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, ट्राइफेड, आयुष मंत्रालय, राज्यों के वन मंत्रालय, वन धन केंद्र के साथ आदिवासियों को जोड़ने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के अधिकार और आजीविका को सशक्त करने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। पिछले 7 साल में 5 लाख आदिवासियों को पट्टे दिए हैं। 25,000 से ज्यादा कमिटियां नई बनी है ग्राम सभाओं की। जो बजट आदिवासी विभाग का केवल 3800 करोड़ होता था, आज लगभग दुगुना होते हुए 7,200 करोड़ हो गया है। वनधन योजना का लाभ 4 लाख आदिवासियों को मिला है और 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार हुए हैं। इस मौके पर आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वन के संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा पर हमारी नीति रही है, लेकिन ये लक्ष्य भी तभी पूरा हो सकता है जब आदिवासियों को उनके अधिकार दिए जाएं और उनकी आजीविका की रक्षा की जाए। आदिवासियों को उनकी पारंपरिक और नैसर्गिक व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। कम्युनिटी फॉरेस्ट के माध्यम से जब हम इन सारे चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो मैं मानता हूं कि लोगों के जीवन स्तर, जिस कार्य को अतिरिक्त बल देने के लिए इस मंत्रालय ने ट्राइफेड का गठन किया है और ट्राइफेड के माध्यम से हम वन धन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है, वन धन केंद्र, आदरणीय प्रधानमंत्री के अगुवाई में, मैं समझता हूं कि यह वनवासी समाज, आदिवासी समाज, जनजातीय समाज के लिए एक नया अध्याय के रूप में माना जाएगा। भारत में करीब 10.5 करोड़ से अधिक आदिवासी समुदाय की आबादी है, जिसमें से 96% लोग वन क्षेत्र में ही रहते हैं। स्पष्ट है कि वनीय क्षेत्र का विकास ही आदिवासियों के विकास का एकमात्र रास्ता है। वन अधिकार कानून में तय किया गया है कि आदिवासी और वनवासी जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ का मालिकाना हक उन्हें मिले। साथ ही कीमती लकड़ियों को छोड़कर जो भी वन उत्पाद हैं, उन पर भी आदिवासियों का अधिकार हो। आदिवासियों के अधिकार की पात्रता के लिए कानून में एक ढांचागत व्यवस्था बनाने की भी बात की गई है, जिसमें ग्राम सभा की कमेटी को अधिकार संपन्न बनाने की व्यवस्था की गई है। अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 2006 का
जो वनाधिकार कानून है उसको किस तरह से और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है और कैसे समग्र विकास की पूरी प्रक्रिया को आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है, यही मूल मकसद है। और इसको लेकर देश भर से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आपको सुनाते हैं हम झारखंड से आई कुछ प्रतिक्रियाएं। इस जो वन क्षेत्र में आदिवासी पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी रह रहे हैं उनको और ज़्यादा सुविधा मिलेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और ये कदम स्वागत योग्य है। ये फैसला से हमारे आदिवासी लोगों को वन क्षेत्र में और भी अधिक लाभ मिलेगा, जो आने वाले समय में इसका लाभ देखने आदिवासियों के बीच में देखने को मिलेगा। इस बात से मुझे संतोष है कि सरकारें आदिवासियों को हकों, सुरक्षा एवं विकास को लेकर पहल कर रही है। सरकार की इस पहल से वन क्षेत्रों के विस्तार के साथ साथ पर्यावरण पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा और आने वाले वक्त पर्यावरण और जलवायु संतुलन में निश्चित ही सहयोग देंगी। तो ये झारखंड से आई प्रतिक्रियाएं थी। मध्य प्रदेश आपको ले चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से इस पूरे कदम पर आज प्रतिक्रिया आई है, आइए सुनते हैं। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले हमारे आदिवासी परिवारों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिसमें वनोपज संग्रहण में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं जाएगी उसको बेचने खरीदने में, और जो हमारे पट्टे वाली ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर भी बहुत अच्छा उनको लाभ मिलेगा। वन उत्पाद होते हैं, जो चिरौंजी हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई जो वन उत्पादित किए जाते हैं और जो हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा संग्रहित किया जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसिलिटी दी गई है कि जिसमें रॉयल्टी या कोई भी फीस या ऐसा कोई भी जो है उत्पाद शुल्क आदि इत्यादि जो भी होता है, ऐसी कोई भी चीज़ उसमें लगेगी नहीं, वो सीधे उन उत्पादों को बेच सकेंगे। वन क्षेत्र में सामुदायिकता को बढ़ाने की दिशा में बहुत अपेक्षित लाभ मिलेगा। खासकर ग्राम प्रबंधन से लेकर के वन वृद्धि तक के काम में एक गति आएगी और इससे जनजाति बंधुओं की आर्थिक समृद्धि भी हो सकेगी। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो आज जो जनजातीय मंत्रालय और वन मंत्रालय के बीच में संयुक्त समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, आखिर किस तरह से आने वाले वक्त में बदलाव की दिशा को स्पष्ट करेंगे, इसी पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में आर जया जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और हमारे साथ हैं आर रश्मि जी, डिस्टिंग्विश फेलो टेरी एंड फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत बहुत स्वागत आपका। और जया जी, मैं सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूँगा कि आखिर आज जो ये सहमति पत्र, समझौता पत्र, जो भी इसे हम नाम दें, इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिला है? जी, मैं सबसे पहले दूरदर्शन को अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इस मुद्दे को आपने एक पूरा प्रोग्राम में तब्दील किया है, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अधिनियम है जिसके तहत जो है हमारे आदिवासी भाइयों जो वन प्रदेशों में वासित हैं और कई और समुदाय ऐसे हैं जो परंपरागत जो है वो वनवासी रहे हैं, वन में ही वासित रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है, क्योंकि फॉरेस्ट लॉस में जो है कुछ इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, जिससे उनका जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो था वो जो है वो 100% एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। तो इस एक्ट को 2006 में ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है लागू किया गया, और तब से आप देखेंगे कि जो है ये एक अधिकार जो है जो ट्रेडिशनली पारंपरिक लोग जो हैं वो जो परंपरागत वहां पर रह रहे हैं, उनका जो लाइफस्टाइल था, जो लाइवलीहुड था, जो सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस था, जो उनकी जो संस्कृति थी, उनको बरकरार रखने के लिए, उनको विकसित करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया। और इसमें ये पाया जाता है कि ग्राउंड लेवल पे जो है हम चाहते हैं कि एक सिनर्जी बने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसका बहुत बड़ा रोल है इस एक्ट को लागू करने में, और बाकी डिपार्टमेंट्स
जिनका भी इक्वली बहुत बड़ा जो है एक भूमिका है इसको आगे बढ़ाने में। तो इस तरह से जो है हमने जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से सबसे पहले हमारे दोनों मंत्रियों को हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो है पर्यावरण मंत्री और हमारे जनजाति कार्य मंत्री दोनों ने एक बैठक करी जिसमें जो है ये समस्याएं क्या हो सकती हैं जो दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में या ग्राउंड लेवल पे इसकी चर्चा हुई और उसके चलते जो है हमारे दोनों मंत्रालय कार्यरत हुए और उसी दौरान ये तय किया गया क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे जो है हम दोनों में लॉ को लेकर के इस एक्ट को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। तो जो है क्या इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो क्या हम लोगों को जो है एक साथ मिलके उनको सुलझाने का एक मैकेनिज्म हमें डेवलप करना है करके लगा। तो उसके चलते ये जॉइंट कम्युनिकेशन ये संयुक्त पत्र जो है आज साइन हुआ है, लागू हुआ है। तो ये इसकी भूमिका है और ये हम आशा करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एक एकत्रित होकर के हम दोनों मंत्रालय ने ये पहल लिया है, इसी तरह का पहल हम स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक लेवल पे जो है हम चाहते हैं कि ये बने ताकि हम दो चीजें अचीव कर पाए। एक हमारे जो आदिवासी और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हम कहते हैं इन लोगों की जो है एक विकास और अधिकार को जो है वो ग्रहण करें और दूसरी तरफ से फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हुए, वन का भी जो है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन हुए। ये हमारा एक तरह से जो है ट्विन मकसद है। बिल्कुल। आपको लगता है रश्मि जी कि जिस तरह से 2006 में वन अधिकार कानून ये पारित हुआ और उसको लेकर किस तरह से उसको तेज गति से लागू किया जाए, ये इस पे हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ परेशानियां रही हैं। क्या जो वन संरक्षण है, जो वन पर्यावरण मंत्रालय है, वो अगर अब साथ आ रहा है वन अधिकार कानून के संदर्भ में, अगर प्रमुख रूप से अगर हम बात कर लें, तो इसमें आपको लगता है तेजी आएगी? और अगर सामंजस्य होगा इन दोनों मंत्रालयों के बीच में तो जो अधिकार निर्धारण या पट्टा देने की जो पूरी प्रक्रिया थी आदिवासियों को, वो तेज हो पाएगी? जी धन्यवाद पहले तो मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। वनवासी आदिवासी जातियां जो जंगलों में रहती हैं उनके सामाजिक विकास और उनके भरण पोषण के लिए बड़ा आवश्यक है कि जंगलों पर आधारित जो उनका जनजीवन है, उनकी खेती, उनका वनों का उत्पाद, सब कुछ उनके लाइवलीहुड, उनके जीवन का के जीवन यापन का जरिया है। इसलिए ये MOU बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए 2006 में जिस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात जया जी कर रही थी, आज 2021 है, 14 से 15 साल हो गए, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का कि जो जंगलों में वनों में रहने वाले जो गांव हैं और जो जनजातियां हैं उनको जो मूल निवासी हैं, जो आधिकारिक जिनका लेजिटिमेट राइट है जंगलों में रहने का, उनको वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता, उस राइट की बहाली आज तक पूरी तरह से नहीं हो पाई। 15 साल बीत गए। करीब आपको याद होगा 2019 में एक बड़ा भारी बवाल मचा था, जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुकदमा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा कि सारे लोगों को वहां से हटाया जाए। 20 लाख करीब परिवार उससे प्रभावित थे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जिसका मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय है, तो ये हमारा जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये है कि हमारा फॉरेस्ट वन विभाग जो है वो जंगलों में रहने वाली जनजातियों को एक तरह से इंक्रोचर समझता रहा है। तो उनको वनों के संरक्षण का दायित्व देना है और उन्हें उनके जीवन यापन की व्यवस्था जंगलों पर आधारित करके देनी है। यही इस राइट्स का मकसद था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का मकसद था, जो पूरी तरह से भी नहीं हो पाया। तो ये MOU एक इस दिशा में एक बड़ा कदम है कि आपसी जो संघर्ष है दोनों विभागों का, एक विभाग कहता है कि जंगलों का संरक्षण किया जाए और इसके लिए उसके अंदर में रहने वाले लोग जो जंगलों को प्रभावित करते हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाए।
और दूसरा कानून यह कहता है कि हमें उनके अधिकारों का संरक्षण देना है। बिल्कुल। तो इन दोनों में देखिए कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि संतुलन पर्यावरण का तभी हो सकता है जब उसमें हम कम्युनिटी की भागीदारी हो, और इन गांवों की भागीदारी बड़ी आवश्यक है जंगलों के बिल्कुल मेंटेनेंस में, उनके एहतियात में, उनके संरक्षण में। बिल्कुल। तो इस दिशा में ये एक एमओयू जो होगा एक बड़ा कदम होगा, आपसी सामंजस्य की तरफ एक कदम होगा, ताकि जो पट्टे देने हैं वो जल्दी दिए जा सकें, आपसी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। जो केसेस हैं उनका निपटारा आसानी से हो सके। ठीक है। दूसरा एक बड़ा बिल्कुल जो हम और भी अब बात करेंगे इस पे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का होता है। बिल्कुल हम इस पे और बारी बारी से बात करेंगे रश्मि जी, जिन पर इन जातियों का, इन गांवों का हक है। अब उस हक, उसमें भी इस अधिकार को लेकर जी जी जया जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये सहमति पत्र हो गया, इस पे दोनों मंत्रालय सहमत हो गए, लेकिन अब जमीन पे जहां राज्यों में इसे लागू होना है, वहां पे भी क्या अभी तक जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती रही हैं, जिस तरह के प्रोसेस, जो सरकारी प्रोसेस है, सरकारी प्रक्रिया हम कह लें, उसमें भी क्या कोई बदलाव आएगा? क्या उस बदलावों के बारे में आप बता सकते हैं जिससे लाभ मिलने की जो प्रक्रिया है वो भी तेज हो जाए? ऐसा है कि इस एक्ट में पूरा रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स कैसे किया जाता है, उसका प्रक्रिया पूरा एक्ट और रूल्स में है। अब बात ये उठती है कि जब ग्राउंड लेवल पे जाएंगे कि तो कौन एलिजिबल है, कौन नॉट एलिजिबल है, किस तरह का एविडेंस जो है हमें लेना है, इन सब चीजों में कैपेसिटी बिल्डिंग की थोड़ी सी कमी हमें भी नजर आती है। तो बात ये है कि जो है ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं कि जो है कलेक्टर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब केस टू केस देखना होता है तो उनको जो है कुछ चीजों की मजबूरियां हो सकता है आए, कुछ चीजों का हो सकता है उनको क्लैरिफिकेशंस की भी जरूरत पड़े जो एक दूसरे को जो है वहां पर मिलता नहीं हो। तो हमारी यही इच्छा है कि मुझे नहीं लगता कि FRA के खिलाफ जो है ये एक्ट नहीं होना चाहिए करके किसी भी राज्य ने कहा हो या किसी भी कलेक्टर से ऐसा कोई प्रस्ताव आया हो, मुझे नहीं लगता कि जो है या किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर से आया हो, ऐसे कहीं हुआ नहीं है। ये FRA जो है एक ये विधिवत स्थापित एक एक्ट है, इस कारण से जो है इसको लागू करना सब जानते हैं कि जरूरी है। लेकिन बात ये उठती है कि ग्राउंड लेवल पे क्या कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, ग्राउंड लेवल पे कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है क्या, ग्राउंड लेवल पे जो है जो अकेले में जो काम होता है डिपार्टमेंटल लेवल पे, क्या उसमें कोई कोऑर्डिनेशन का इश्यू है? तो हमारा जॉइंट कम्युनिकेशन एक छोटा सा एक पहल है कि इन मुद्दों को जो है अगर हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी नोटिस में ले और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है इनका रेजोल्यूशंस करें, क्योंकि अगर एक्ट में जो है कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़े तो वो भी हमको एड्रेस कर सकते हैं। हम दोनों MOEFCC और हम वन मंत्रालय और हम दोनों मिलके जो है इसका हल निकाल सकते हैं। ये हमारी ये महत्वाकांक्षा है इस जॉइंट कम्युनिकेशन के जरिए जो है हम अचीव करना चाहते हैं। तो मुझे निश्चित ये लगता है कि बार बार देखिए मांझते रहना पड़ता है, कोई भी चीज जो है कलेक्टर्स बदल जाते हैं, DFOs बदल जाते हैं, सेक्रेटरीज बदल जाते हैं, तो जो है बार बार जिसको कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है, जिसका जो है ये एक मुद्दा एक हद तक लेकर आया गया है, उसको दूसरे ने भी जो सक्सेसर है उसको भी लेकर आना है। तो इस तरह बीच बीच में इस तरह के जो एक प्रक्रियाएं हैं वो जारी होनी चाहिए ताकि ये वहां तक पहुंचे मैसेज कि दिस नीड्स टू बी डन, और ये हमारा जो है पहल है इस। जी बिल्कुल। रश्मि जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं जया जी भी, कि एक जो वनों के उत्पाद हैं उनका जिस तरह से संग्रहण है या जो एक परंपरा रही है आदिवासी समुदाय की, वनवासी समुदाय की, उसको कलेक्ट करना और उसको फिर आगे बाजार तक ले जाना, आपको लगता है इस प्रक्रिया में भी कुछ तेजी आएगी? जो रिस्ट्रिक्शंस या जो बाधाएं होती थी वन मंत्रालय की तरफ से या उनके अधिकारी या कर्मचारियों की तरफ से, वहां भी ज्यादा स्पष्टता आएगी? हालांकि जो कानून है 2006 का वो अपने आप में काफी विस्तार से सारी चीजों को सामने रखता है जहां तक वनोपज की बात है। जी पहला, जैसा कि जया जी ने कहा, पहला उद्देश्य तो इस MOU का यह है कि
उनके जो अधिकार हैं जंगलों से संबंधित, उन अधिकारों को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, केसों का, मुकदमों का निपटारा किया जाए और उन्हें पट्टे जल्दी मिल जाए ताकि उनका अधिकार स्थापित हो सके। तो दूसरा ये है वनों के उत्पाद पर उनका अधिकार। इस मामले में थोड़ी बेहतरी है, क्योंकि ये इस पर आम सहमति बन चुकी है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है। ये एक्ट में ये निर्धारित है कि जो नॉन टिम्बर प्रोड्यूस है, जैसे ऑयल सीड्स हैं, लाह है, बीड़ी है, इमली है, घास है, बांस है, इन सब चीज़ों पर उनका अधिकार है। ये वो एक्सट्रैक्ट करके बेच सकते हैं और ये ग्राम सभाओं को ये अधिकार दिया गया है कि किस हद तक उनको एक्सट्रैक्शन का परमिट मिले। और अधिकतर अब ज़्यादातर अमूमन सारे राज्यों में ये व्यवस्था बन गई है कि वनों के उत्पाद पर अब रोक टोक पहले से काफी घट गई है। तो इस दिशा में प्रगति तो हुई है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती थी कि उन्हें इन गांवों को, गांव आदिवासियों को अपने उत्पाद का मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि बाजार की व्यवस्था तो गांव में है नहीं। तो इस मामले में जो ट्राइबल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसने काफी अच्छा कदम लिया है ट्राइफेड के माध्यम से। बिल्कुल उत्पादों को एक उचित और न्यूनतम मूल्य देने का प्रबंध किया है। करीब 23 या 24 के आसपास जो आइटम्स हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज के दिन मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी। आज के दिन 86 आइटम्स हैं। लेकिन इसमें भी पहले वन विभाग की तरफ से काफी प्रतिबंध लगे रहते थे। अब अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये खत्म हो गए हैं। देखिए बांस जो है सबसे बड़ा एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहा है। ये बांस क्या है, लकड़ी है, ट्री है या घास है, इस पर काफी दिनों तक दुविधा बनी रही। बिल्कुल, अब इस पे स्पष्टता हो गई है, समाप्त हो गई है कि बांस को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रीट किया जाएगा, इसलिए उन पर अधिकार रहेगा गाँव का। लेकिन अभी भी कहीं कहीं इस तरह की दुविधाएं पैदा होती रहती है। तो इनका निदान और इनका निपटारा इस सामंजस्य, इस एमओयू के माध्यम से होगा, इसमें कोई शक नहीं। जी जया जी, आप पहले तो कुछ कहना चाह रही थी, उसे आप कहें। मैं कह रही थी कि 86 आइटम्स जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आज के दिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एलिजिबल हैं। वो 30-40 कह रहे थे मेरे दूसरे जी, अब 86 हो गया है जी। तो वो हम अपने दर्शकों को बता भी छोटा सा एक करेक्शन था। ठीक है, एक बात अब आखिरी में, समय हमारा खत्म हो रहा है। जया जी, हम बात कर रहे हैं एक समग्र विकास की भी इस कानून के जरिए, और जो तमाम कोशिशें की गई, चाहे ट्राइफेड हो या फिर जो कृषि से जुड़े लोग हैं, और आंकड़े ये बताते हैं कि आदिवासी समुदाय का 80% हिस्सा किसी न किसी तरह खेती पे, कृषि पे निर्भर है, और ये भी लक्ष्य किया गया है कि उनकी भी जो आय है वो दोगुनी की जाएगी। तो समग्र विकास के नजरिए से क्या इस वक्त हम कह सकते हैं? एक बात हम कह सकते हैं कि जो है समग्र विकास के फोकस अगर हम देखें तो एक तो राइट्स रिजीम तो है, लेकिन राइट्स अकेले में जो है हमको हर चीज नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो है उसमें जो सर्विसेज जो गवर्नमेंट देती है, जो जिस तरह की सुविधाएं जो सरकार देती है गवर्नमेंट, उन सब चीजों की भी जरूरत है। और इसमें जो है हमारे लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स जितने भी मिनिस्ट्री की तरफ से हो या जो है ट्राइफेड की तरफ से हो, ये सब जो है बहुत काम आएंगे, क्योंकि एमएफपी कलेक्शन का राइट तो दे देता है हमारा एक्ट, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो, उसका मार्केटिंग कैसे हो, उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, कौन आकर के उसको ले जाएगा, किस तरह से जो है इसका आप ये प्रचारण कर पाएंगे, एडवर्टीजमेंट कर पाएंगे, किस तरह से इसका क्वालिटी कंट्रोल कर पाएंगे, ब्रांडिंग कर पाएंगे। तो ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी है जब हम इनकम जनरेशन और इनकम ऑगमेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, हमारी जो है इनकम को जब बढ़ाने की बात हम करते हैं तो ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कल्टीवेशन में भी एक्सटेंशन सर्विसेज की बहुत जरूरत है। तो इन सब स्कीम्स को जो है हमको बहुत जरूरी है कि सब स्कीम्स ऑफ कई मिनिस्ट्रीज के सब स्कीम्स हैं, कई ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स कई स्कीमों में सब स्कीम्स हैं, इन सब चीजों की सुविधा जो है इन तक, इन वनवासी भाई बंधुओं की तरफ के लिए पहुंचे, ये हमारा अनायास प्रयास हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा आर जया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आर रश्मि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है
कि जिस तरह से 2006 का वन अधिकार कानून और उसके जो प्रावधान थे वो अब तेजी से लागू हो पाएंगे, जिस तरह के आज ये समझौता सामने आया है। और ये बात भी जो हम लगातार और मंत्रालय भी लगातार कहती रही है कि वो एक समग्र विकास का दायरा, चाहे वन अधिकार कानून से आगे बढ़ के वन धन योजना की बात कर लें या हम एकलव्य स्कूलों जो मॉडल स्कूल है उसकी बात कर लें, इसने ज़मीन पे एक बड़े बदलाव की शुरुआत की है। तो हम समग्र विकास का जो सपना देख रहे हैं अपने वनवासी भाइयों के लिए, वो पूरा होता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार।